नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, अजय गोयल हैं व्हीट पर बात करने के लिए, दिनेश पटेल हैं चेयरमैन हैं ऊंझा APMC के, और दिनेश भट्टर हैं जीरा ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम जीरे की कीमतों के साथ करने जा रहे हैं। जीरे ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है और 6% तक की तेजी जीरे में आज दिखी है। 43,000 के पार चला गया है जीरा वायदा में, जबरदस्त तेजी आई है। तो पटेल साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आखिर ये जीरा रुकेगा कहां सर? सर, जीरे का जो माहौल बना हुआ है, करीबन समझो कि इस साल 50 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन तो है नहीं और अभी तक करीबन 25 से 27 लाख बोरी का बिक्री हो गया है। जो किसान के पास बाकी बचा है वो भी तेजी में है, बेचने के मूड में नहीं है। आज की तारीख में सब जो एक्सपोर्ट डिमांड भी बनी हुई है, इसलिए जो डिमांड सप्लाई का जो है उसी के मुताबिक ही जीरा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कृत्रिम तेजी है, वैसा नहीं है। ये रियल डिमांड सप्लाई की ही तेजी है। नहीं, रियल तेजी आप कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई की तेजी है, लेकिन सर ये तेजी जिस रफ्तार से हो रही है ये ठीक है क्या? एक्चुअली हाजिर मार्केट है जो NCDX में जो रेट चले हाजिर मार्केट से नीचे थे, तो इसके साथ मैच तो होना ही था अभी। और ये जो ये चल रही मुहिम उसमें 450 के आसपास पहुंच जाएगा ऐसा लगता है। अच्छा, चलिए आप बने रहे सर। जोधपुर भी जीरे का एक बड़ा मार्केट है, वहां से दिनेश भट्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, क्या करवा रहे हैं जीरे में आप लोग? नमस्कार सर। ऐसा है, जीरे में जो तेजी आ रही है वो फंडामेंटल तेजी है सर। इसमें क्या है, जो क्रॉप इस साल क्रॉप 70 लाख 75 लाख रुपए 70 लाख 75 लाख बोरी समझ रहे थे। लगभग क्रॉप जिस तरह से मंडियों में आमदनी आ रही है उसके हिसाब से क्रॉप साइज रहेगी 45 से 50 लाख और कैरी स्टॉक है नहीं। तो इसका फंडामेंटल की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपके बिरादरी के ही कि ये तेजी जस्टिफाइड तेजी नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ शक होता है जब मार्केट इस रफ्तार से ऊपर जाता है। तो मृत्युंजय भाई, ऐसा है, अगर फंडामेंटल स्टॉक नहीं होता ना तो सट्टेबाजी के ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलता। फंडामेंटल इसलिए तो स्ट्रॉन्ग है, ये एक्सपोर्ट लगातार खड़ा है। अभी चाइना का एक्सपोर्ट रेगुलर खड़ा है और रमजान खत्म हुआ है, रमजान के बाद में रमजान जो खत्म हुआ उसके बाद में बांग्लादेश अपने पाकिस्तान गल्फ कंट्री की गिरेगी, डोमेस्टिक में भी वापस गिरेगी खड़ी होगी। अच्छा, सप्लाई पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कम है, लेकिन अभी जो तेजी है वो डिमांड ही सपोर्ट कर रही है सर। अच्छा, लेकिन अगर डिमांड रुक जाए, दिनेश पटेल जी, मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि जो बायर है वो रुक जाए थोड़े दिन के लिए, चाइना थोड़ी देर के लिए रुक जाए, इस ऊंचे भाव पर ना खरीदे, तब क्या धड़ाम होगा मार्केट? जीरा एक व्यक्ति को अपने फैमिली में कितना चाहिए? 1-2 किलो जीरा चाहिए सालाना, तो उसमें ये 100-200 रुपया कोई ज्यादा बात नहीं है उसके लिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये धड़ाम करके नीचे गिरेगा। ये मार्केट में सेल करना बिल्कुल ही जोखिम जैसा है, सेल करना ही नहीं चाहिए कभी किसी को। यदि किसी ने चेयरमैन है न लिया हो तो नहीं, पटेल जी, आप ऊंझा APMC के चेयरमैन हैं और आप कह रहे हैं कि सेल नहीं करना चाहिए, आप कह रहे हैं बाय करना चाहिए। ये ठीक है क्या? ऊंझा APMC के नहीं, बाय करने की मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन सेल जिसके पास माल नहीं है और बिल्कुल ही शॉर्ट सेल करने की कोई सोच रहा है, ये बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप तो APMC के चेयरमैन हैं पटेल साहब, तो किसान, हाँ, मेरी बात, ये भाव में इतने भाव बढ़ने के बावजूद भी जो यहाँ पर सप्लाई आनी चाहिए
डिमांड आती है, सप्लाई आती नहीं है। डिमांड बनी हुई है, लेकिन हर एक गुजरात के सभी सेंटर में जीरा की डिमांड सप्लाई बहुत कम हो गई है। नहीं, आप बात जो कह रहे हैं दिनेश जी, मतलब आपसे मैं ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि आप ऊंझा, चूंकि ना सिर्फ देश की, मेरे ख्याल से आप करेक्ट करें, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जीरे की सर। जी जी। तो आप उस मंडी के एपीएमसी के चेयरमैन हैं। जब आप ये बात कह रहे हैं कि जीरे में भी और तेजी आएगी, तो फिर तो किसानों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि वो अभी माल ना लाए मंडी में। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि एपीएमसी में माल भी नहीं आना चाहिए फार्मर का। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में हर एक भाव में हम जानते हैं कि इसमें तेजी होने, तो हर एक भाव में उसका व्यापार होता ही रहता है। नहीं, लेकिन जब एपीएमसी का चेयरमैन कहेगा सर कि दाम बढ़ने वाले हैं, तो किसान क्यों माल लाएगा अपना मंडी में भी कम भाव पर, मतलब इस भाव पर बेचने के लिए? वो तो वेट करेगा ना, आपकी बात को मानेगा। हर एक का एक लिमिट होता है, उसी लिमिट में उसको जो मिलता है तो वो छोड़ता ही है माल। ऐसा नहीं है। सबको ये डर भी रहता है कि कब ये मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा या नीचे जाएगा, ये डर भी रहता है। ये डर कहाँ से रहेगा सर? जब आप ये डर दिखाई नहीं रहे हैं, जब आप ये बात कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको डर कहाँ से आएगा? बिल्कुल, देखो इतना भाव एब नॉर्मल हाई लगता है। अच्छा, किसानों को आप क्या कहेंगे, एपीएमसी में भी माल लाएं या ना लाएं? मैं माल तो जिसको जरूरत है वो पैसा सेव करता ही है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे एक चेयरमैन के तौर पर? आप क्या सुझाव देंगे फार्मर को? मैं ये सुझाव करता हूँ कि जो डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई, और भी माल का जो है क्रॉप साइज कम है। नहीं, मैं किसान हूँ, मान लीजिए किसान आपसे सवाल पूछ रहा है। मान लीजिए मैं किसान हूँ, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिनेश जी, मैं अपना जीरा लेकर एपीएमसी मंडी में आऊँ अभी, या कुछ दिन रुक जाऊँ, मुझे और अच्छा भाव मिलेगा, तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तय है कि इसमें बॉटम जो भी लगता है 375, 80 से नीचे जाने वाला नहीं है। आप कोई भी एब नॉर्मल कंडीशन में भी वहां से नीचे जाने वाला नहीं है। तो आप अपना रिस्क तय करके, भैया मुझे खड़ा रहना है यदि मुझे आगे भाव ज्यादा मिलता है तो। लेकिन जो नीचे है बॉटम तय है, ऊपर में कितना जाए वो ऊपर का कोई मालूम नहीं है। सर, अब आपका जवाब बदल रहा है पटेल जी। आप थोड़ी देर पहले आप बहुत मजबूती से कह रहे थे कि कैलकुलेटेड रिस्क आप कह रहे थे कि 450 जाएगा। अब जब मैं आपसे किसान बनकर सवाल पूछ रहा हूं, तो अब आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं सर। देखिए, बहुत आप एक नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं, हम तो दिनेश जी ज्यादा बोलते हैं कि उससे भी ज्यादा आएगा। हाँ, लेकिन 450 तो आना ही है। तो यही जवाब चाहिए ना सर फार्मर को। अगर 450 आएगा तो 400 पे या 400 या 4, मतलब आप कह रहे हैं कि 450 आएगा, तो फिर 430 पे क्यों बेचे? हमारा तो यही दायित्व है कि कैसे किसान को अच्छे दाम मिले, वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादा दाम मिले। हाँ, यस, तो किसान को ज्यादा दाम मिले उसमें ही खुश है। यस, ठीक है, आप बने रहे सर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है दिनेश भट्टर जी। अब आप जरा बताइए कि आप लोग फंडामेंटल का लगातार गाना गाते हैं सर, क्या कोई फंडामेंटल इतना मजबूत होगा एक तरफा तेजी के लिए? जो बात आप लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से तो जीरा रुकना ही नहीं चाहिए फिर। सर तो ऐसा है, फंडामेंटल इसलिए स्ट्रॉन्ग है। नहीं, फंडामेंटल है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, फंडामेंटल तो स्ट्रांग है। इतनी बड़ी तेजी आई, 2000 का जीरा 4000 का हो गया, तो फंडामेंटल के दम पे ही हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो स्पीड है जीरा बढ़ने की, ये आपको नॉर्मल दिख रहा है क्या कि एक ही दिन में 6% बढ़ जाए जीरा, 2300 रुपए बढ़ जाए जीरा? फिजिकल भी बढ़ रहा है ना सर, किसान खेडूत बेच रहे हैं तो वो भी फिजिकल भी सपोर्ट कर रहा है ना सर। ऐसा तो है नहीं, सट्टेबाजी भी इसमें बोल नहीं सकते। एक्सपोर्ट की डिमांड है, एक्सपोर्ट वाले हर भाव में खड़े हैं। चाइना खड़ा है, हर देश खड़ा है लेने के लिए। तो सर सप्लाई के लिए भाव तो बढ़ा के देना पड़ेगा ना सर। नहीं, बढ़ा के देना पड़ेगा, ये बात आपकी ठीक है। फिर एक झटके में 2000 गिर क्यों जाते हैं दाम? 2000 गए उधर बाजार में, बीच में डोमेस्टिक डिमांड कमजोर थी और थोड़ा एक्सपोर्ट कमजोर था, इसलिए बाजार थोड़ा कम था बीच में। अच्छा, तो अब ये बताइए कि क्या चाइना की डिमांड अभी बनी रहेगी या कम हो सकती है? अभी चाइना की डिमांड अच्छी है सर। नहीं, अभी अच्छी है, आगे क्या लग रहा है? आगे क्या लग रहा है? मुझे जीरा एक बार 450 रुपया, 20 से 25 रुपए किलो की तेजी पाने लगती है सर। 20 से 25 रुपए की तेजी आपको और दिख रही है? क्यों? फंडामेंटल में मंडियों के अंदर सिर्फ तो माल कम आने लग गया। 76% राजस्थान का 60 से 65% माल किसानों ने। तो 450 नहीं, ये तो 450 के बाद क्या होगा? 450 पर रुक जाएगा या वहां से नीचे आएगा या फिर उससे ऊपर जाएगा? वो तो डिमांड और सप्लाई से भाव बनेंगे सर। किरण आइटम में भाव और डिमांड, सप्लाई और डिमांड से ही भाव बनते हैं सर उसमें। तो नहीं, सप्लाई डिमांड से बात, चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि सप्लाई बहुत कम है, तो फिर 450 पर क्यों रुकना चाहिए?
रुकने की नहीं, अभी एक बार ये इनसे ही बोला ना सर, अभी आपको 600 रुपए बोलूंगा तो गलत लगेगा ना, अभी गलत भाव क्यों अपन तो सोच रहे हैं, 20-25 रुपए किलो की तो तेजी मेरी बनती है सर। ये आपको भी लगता है कि उससे ऊपर का भाव गलत भाव होगा? जीरे का नहीं, गलत कोई भाव नहीं होगा, जीरे का भाव 500 रुपए भी बिक जाए ना इस बार, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अच्छा, धीरे धीरे अपना टारगेट आप बढ़ा रहे हैं? अरे टारगेट नहीं सर, इसका जो फंडामेंटल देख रहे हैं उसके हिसाब से रख रहे हैं सर बात। ऐसे तो 2 साल पहले ये 200 रुपये ही था ना जीरा, तो 125 से लेकर 200 रुपए के ऊपर बन ही नहीं रहा था ये भाव। फिर अब जो इतने ऊपर के भाव में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो कहीं ना कहीं तो कमजोरी है जो बाइंग ओके भाव में खड़ी है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। और ओके सर, थैंक यू। 2 दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं, ऊंझा से भी और जोधपुर से भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दिनेश पटेल जी और दिनेश भट्टर जी, आपका जीरे पर डिटेल में बात करने के लिए। हमारा मकसद, आप इस सवाल को आप इस तरह से ना लें कि हमने आपसे बहुत टफ सवाल पूछ लिया। सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनको सही और परफेक्ट अंदर की जानकारी मिल पाए, और इसलिए हमने आपसे बहुत सारे सवाल इस तरह के पूछे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जीरे के बाद अब हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं की बात इसलिए क्योंकि गेहूं के दाम गिरे हैं, और गिरे इतने हैं कि अमेरिका के वायदा बाजार में भाव 21 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। सीबॉट जो कि वहां का फ्यूचर एक्सचेंज है, वहां पर 21 महीने के लो पर है भाव। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस में मौसम अच्छा होने से उत्पादन बढ़ने की बात हो रही है। हमारे साथ अजय गोयल साहब जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो हम खबर देख रहे हैं कि 21 महीने के लो पर अमेरिका में, इंडिया में क्या सिचुएशन है सर? इंडिया में भी इस साल जो है क्रॉप अच्छी है, 110 मिलियन के आसपास होने की उम्मीद है, और जो सरकारी लक्ष्य था खरीद का, उसका आधा तो पार हो चुका है। कल 18 मिलियन तो कल तक खरीद कर चुकी है एफसीआई, और लोगों को उम्मीद है कि 36 के आसपास जो है सरकार को भी इस साल गेहूं मिल जाएगा। तो वैसे कोई जो है डिस्कम्फर्ट की बात नहीं है, केवल इस साल जो क्वालिटी है गेहूं की वो काफी इफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि सारे प्रांतों में जो है बारिश बेमौसम हुई थी, जिससे गेहूं की जो चमक होती है वो खत्म हो गई है। अच्छा, तो सबसे बड़ा कंसर्न वही है। अच्छा, तो क्या, अच्छा ये सबसे बड़ा कंसर्न है, तो क्या प्राइस उम्मीद करें सर आने वाले वक्त में इंडिया में गेहूं का? देखिए, जो फरवरी मार्च में एफसीआई ने जिस तरह से सेल टेंडर खोले, मतलब एकदम कम भाव में एकदम सारा माल रिलीज कर दिया, उस चीज को नजर में रखते हुए लोगों की ये मानना है कि कोई खास तेजी इस साल रहेगी नहीं। सरकार जो है पूरी तरह से वॉच आउट रखेगा प्राइसेस पे, और अगर उनको 35-36 मिलियन टन मिल गया प्रोक्योरमेंट में, तो ओपन सेल भी जल्दी स्टार्ट कर देगी। ओपन सेल आप कह रहे हैं कि शुरू हो जाएगी? हाँ, अच्छा, जल्दी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात और गोयल जी, सरकार की खरीद बहुत तेजी से बढ़ रही है, और आप देखिए कि जो ताजा आंकड़े हैं उसमें हमने देखा कि 26 अप्रैल तक 195 लाख टन की खरीद हो गई है। इस पर क्या कमेंट आपका? हाँ, तो देखिए इस साल फसल अच्छी है, ये संकेत है कि इस साल की फसल अच्छी है, क्योंकि पिछले साल देखिए ना, सारे सीजन में सरकार 180 लाख टन ही खरीद पाई। ठीक बात है, पूरे 2.5 महीने में। और इस साल जो है आप समझिए महीने भर में जो है 20 मिलियन टच कर देगी सरकार। तो इसका मतलब इस साल की फसल जो है मच बेटर देन लास्ट ईयर है। तो मतलब गेहूं के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं है, गेहूं के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, आटा नहीं महंगा होने वाला है? बिल्कुल, अगले 1-2 महीने में तो ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। तो एक्सपोर्ट को लेकर क्या सिचुएशन होना चाहिए अब आपके हिसाब से? एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा रखी है, तो एक्सपोर्ट का भी कुछ हो नहीं रहा है। आपको लगता है कि एक्सपोर्ट को ओपन कर देना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार जांचेगी जून जुलाई में, जब उनके पास सारे आंकड़े आ जाएंगे अपने हाथ में, जितनी गेहूं होगी उस चीज को देख के सेलेक्टिव बेसिस पे हो सकता है सरकार जो है। नहीं, आप क्योंकि आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप चूंकि खुद कह रहे हैं कि गेहूं का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, तो आपके हिसाब से क्या वक्त आ गया है कि एक्सपोर्ट को ओपन किया जाए? जरूर, मेरे ख्याल से आटे को तो एक्सपोर्ट ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि आटा जो है इंडियंस खाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो आज हिंदुस्तानी आटे के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, तो कम से कम पैक्ड आटा जो 5 किलो 10 किलो की पैकिंग तक में आता है, उसका एक्सपोर्ट तो सरकार को जरूर जल्द से जल्द खोलना चाहिए। और आटे का नहीं? सॉरी, गेहूं का नहीं? गेहूं का नहीं, गेहूं तो देश की जरूरत है आज की तारीख में। अच्छा, ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया गोयल जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि व्हीट को लेकर क्या सिचुएशन इस वक्त देश में है। और आपने खुद कहा कि
ना तो गेहूं के दाम बढ़ने वाले हैं, ना आटा महंगा होने वाला है, क्योंकि देश में पर्याप्त सप्लाई है, उत्पादन काफी ज्यादा है और यही वजह है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल बहुत अच्छी खरीद सरकार की तरफ से हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, अनुज गुप्ता हैं और प्रथमेश माल्या हैं। माल्या जी, मेरा एक सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर होगा और ये सवाल ये कि 2-3 मई को फेड की मीटिंग है जहां पर मार्केट की नजर टिकी हुई है। उससे पहले गोल्ड का मार्केट एक बार फिर से एक्शन में लौटने की कोशिश कर रहा है। क्या ये एक्शन गोल्ड का और बढ़ सकता है? 25 बेसिस पॉइंट एक डिस्काउंटेड है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज प्ले रहेगा। नीचे में मेरे ख्याल से 60,000 और ऊपर में 60,500 ये रेंज प्ले रहेगा आपको। बट ये जैसे ही इवेंट खत्म हो जाता है, अगेन आपको गोल्ड एक मोमेंटम में तेजी में देखने की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से 60,800 भी पॉसिबल है नेक्स्ट मंथ में। तो अगर आप पोजिशनल बाय करना चाहते हैं तो ये जो भी रिसेंट करेक्शन है उसमें आपको बाय कर लेना चाहिए। और हाल फिलहाल में अगर आप टारगेट्स ढूंढ रहे हो तो 60,570 की इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अनुज जी, चांदी पर क्या व्यू सर आपका? चांदी में इस वक्त किस तरह का ट्रेड करना ठीक रहेगा, सिल्वर में? मिथुन जी, देखिए, गोल्ड और सिल्वर का इस बार जो ट्रेंड है थोड़ा सा एक इनवर्स दिख रहा है। जहां गोल्ड कंटिन्यूअसली 60,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि चांदी $26 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिख रही है। चांदी, क्योंकि हमने देखा कि बेस मेटल के अंदर थोड़ी गिरावट रही है, तो उसके चलते भी हमने चांदी में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा है। तो चांदी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी एक टाइट रेंज में है। यहाँ पर मैं अभी चांदी में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। लास्ट टाइम भी हमने सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी दी थी, इसमें टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर ये चांदी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 76,000 के आसपास आता है, क्योंकि शाम को डेटा आना है तो वॉलिडिटी हो सकती है, तो 76,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 76,700 पे स्टॉप लॉस अगर टारगेट नीचे करीबन 74,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि एक बार नीचे $24.80 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, रुक रहा है अभी, तो फ्रेश ट्रिगर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट सेल ऑन राइज का चांदी में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर 74,800 का टारगेट। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पंकज का। पूछिए पंकज जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। अनुज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कॉपर और जिंक पे राय लेना चाहता हूँ सर मैं। कॉपर और जिंक पर आप राय लेना चाहते हैं, बताइए अनुज जी। देखिए, कॉपर और जिंक की अगर बात करें तो काफी करेक्ट हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। मुझे लगता है कि मार्केट इनका भी अब एक ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर मैं जिन्होंने बिकवाली करी है, यहाँ पर मैं निकलने की सलाह दूंगा। और अगर किसी को खरीदारी करनी है तो यहाँ पर करीबन कॉपर में 730 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 724 पे स्टॉप लॉस लगाए, 740 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक के अंदर 231 के आसपास खरीदारी करें, 229 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 236 तक देखने को मिल सकता है। करंट रेट में बिकवाली में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ठीक नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते एक बाउंस बैक आ सकता है। ओके, ये राय आपकी हो गई मेटल पर। अब अगला जो कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से, रणछोड़ दास। बताइए सर। हाँ, मेरा खेल तो मेरे पास जीरा पड़ा, क्या करे, रखे के बीच जाए। क्या 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 सवाल है आपका? जीरा का जीरे का स्टॉक है आपके पास? हाँ। किस भाव पर? हाँ, मैं खेल तो रखू के रखूं कि बेच दो? बताइए अनुज जी, जीरा है इनके पास, बेच देना चाहिए या रखे रहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके के फंडामेंटल फैक्टर्स और हमने डिस्कस भी किया है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ओपन इंटरेस्ट इस काउंटर में करीबन 6,500 के ऊपर के लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो जिस काउंटर में ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता है वहां पर हम जल्दी से गिरावट नहीं देखते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आज काफी ज्यादा वॉल्यूम्स हमने इस काउंटर में आते हुए देखा। करीबन पिछले 8-9 दिनों के मुकाबले आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जो है काफी यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि अभी जो पैरामीटर दिख रहे हैं वो भी और कुछ तेजी यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनको भी रुकना चाहिए। ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार 44,000 से लेकर 45,000 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा और रुक सकते हैं। तो उनको यहाँ से करीबन मुझे लग रहा है कि 100 से 200 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट कॉलर राहुल हैं, आप हमारे साथ। पूछिए राहुल जी। सर, अभी चने में हमारे एमपी में 30% तक चने की फसल कम बताया, तो आने वाले फ्यूचर में सर 400-500 रुपए कुंटल की तेजी बन सकती है क्या? बताइए अनुज जी।
देखिए चने के अंदर आप देख रहे हैं तो अभी फिलहाल भाव थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई दिए हैं। हमारा मानना है कि लंबी अवधि में आपको चने के भावों में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हमने देखा है कि मंडियों के अंदर आवक अच्छी बनी हुई है, मगर कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है और थोड़ी क्वालिटी भी यहाँ पे खराब है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं चने के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर अनवर है हमारे साथ, पूछिए अनवर। हेलो सर। जी पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाजिर में चांदी कितने तक ले लेना चाहिए सर? हाजिर में किस भाव पर चांदी? महीना या 1.5 महीना के लिए सर। अच्छा, महीना 1.5 महीना के लिए आप कह रहे हैं कि चांदी किस भाव पर लें? बताइए माल्या जी, किस भाव पर लें चांदी? आई थिंक 74 और 73 के बीच में आए तो वहां पे आपको हाजिर में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखता है वहां पे, और वहां पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में वापस ये 77,000 और 78,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखा दे रहा है। फिलहाल थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में है यहाँ पे, कुछ भी मेरे ख्याल से ना फिजिकल में ना फ्यूचर्स में यहाँ पे कुछ अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। थोड़ा करेक्शन की उम्मीद तक है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सचिन है, पूछिए सचिन जी। सर मेरा सवाल है कि ये रिपोर्ट आएगा सर अमेरिका का, उससे सर गोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या 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 सर, सवाल क्या आपका? सवाल है सर 6 बजे जो रिपोर्ट आएगा एडवांस जीडीपी क्यूकी करके अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो अमेरिका का रिपोर्ट आएगा 6 बजे। तो सर उससे मतलब गोल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए ये तो डिपेंड करेगा कि डेटा कैसे आते हैं। फिर भी मल्ल्या जी आप जरा बताइए, आप तो ट्रैक करते हैं, किस तरह के डेटा की उम्मीद है और उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए जनरली डेटा को इस तरह से समझा जाता है कि अगर कोई डेटा अच्छा है, स्पेसिफिकली यूएस की तरफ से अच्छा डेटा, स्पेसिफिकली जीडीपी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छा आता है तो गोल्ड और सिल्वर के लिए वो नेगेटिव कहा जाता है। सिमिलरली अगर जीडीपी अगर वीक होता है, मतलब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ वीक होती है, जब वीक होती है तभी लोग अपने मॉनेटरी पोजीशंस रिस्की एसेट से निकालकर गोल्ड सिल्वर में डालते हैं, तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता है। बट ये गोल्ड जो भी डेटा है 6 बजे का जीडीपी, एडवांस जीडीपी, इसका इम्पैक्ट मोमेंटरी रहता है। बट इसके अलावा आपको मेन इवेंट है 2 मई को जो फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक है। ये इवेंट तक मेरे ख्याल से आपको थोड़ी वोलेटिलिटी और देखने को मिल सकती है। बट गोल्ड में मेरे ख्याल से आपको मोमेंटम तेजी का ही बन सकता है। मेरे ख्याल से 61,000 नेक्स्ट उम्मीद रख सकते हैं। ओके ठीक है, 61,000 का टारगेट आप करेंगे नेक्स्ट गोल्ड में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट कॉलर जिगर हैं गुजरात से, पूछिए जिगर। सवाल है सर, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें आज के दिन? गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें? अनुज जी आज के लिए अगर बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर आपसे पूछा जाए कि क्या ट्रेड लें तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए हम देख रहे हैं कि गोल्ड 60,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और नीचे में करीबन 59,750 का काफी अच्छा सपोर्ट बना रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको 60,000 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 59,750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि शाम को डेटा भी आना है तो डेटा में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो 59,750 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर करीबन 60,400 तक देखने को मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि गोल्ड में एक बाउंस बैक आ सकता है, तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है मिस्टर परमार का, पूछिए। सर सिल्वर में क्या लग रहा है? सिल्वर में क्या लग रहा है, ओके बताइए माल्या जी। फिलहाल यहाँ पे कुछ खास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आज के ट्रेड में सिल्वर को अवॉइड करूंगा यहाँ। अच्छा, आज के ट्रेड में आप चांदी को अवॉइड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस पर अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा अनुज जी, ग्वार का मार्केट अभी कैसा लग रहा है आपको? ग्वार में क्या करना चाहिए? देखिए मिथुन जी, ग्वार अगर आप देखेंगे तो 5400 के आसपास जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लो बनाया था उसको आज इसने हिट किया है। और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट लो से एक रिकवरी देखने को मिलेगी, तो इवन हमने आज 5416 का लो बनाया था और 5470 के आसपास ये वापस आया है। तो एक रिकवरी यहाँ पर दिख रही है मुझे, और मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग के चलते भावों में बाउंस बैक रहेगा। हालांकि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस है, बट इंपॉर्टेंट है कि 5700 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मगर करंट रेट भी मुझे लग रहा है कि काफी लोअर लेवल्स आ गए हैं, यहाँ पर एक बार खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5350 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर 5600 तक देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। और 5477 ये ग्वारसीड का आज का क्लोजिंग प्राइस है, करीब करीब 0.5% नीचे ये कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ है। एनजी पर आपका व्यू अनुज जी आज के लिए?
और देखिए नेचुरल गैस आप देखिए तो 190 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा टाइट रेंज में रहेगा। आज इसका इन्वेंट्री भी आना है, तो इन्वेंट्री देखकर ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर नीचे प्राइस 180 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 195 200 तक के लेवल मिले तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है। खबर ये गोल्ड इंपोर्ट पर डीजीएफटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसमें जो खबर आ रही है कि कोटा के अंतर्गत छूट की इंडस्ट्री डिमांड पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। इस पीसी में ये बात आ रही है और गोल्ड इंपोर्ट कोटा हटाने की मांग इंडस्ट्री ने की थी। ये इस वक्त की एक ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं गोल्ड इंपोर्ट को लेकर। और ये खबर पूरी तरह से क्या है ये जरा हम आपको बता दें। दरअसल इस खबर का जो पूरा मामला है वो ये है कि डीजीएफटी ने 78 एप्लीकेंट्स को 140 टन गोल्ड इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी 1% कम ड्यूटी पर। ये जो कोटा के तहत दिया गया था और उसमें 140 टन गोल्ड इंपोर्ट करने की मंजूरी दी गई थी 78 एप्लीकेंट्स को 1% कम ड्यूटी पर। और उसी को लेकर के इंडस्ट्री ने विरोध किया था। इंडस्ट्री ने कहा था कि ये कोटा सिस्टम खत्म करना चाहिए। ये डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से की गई थी। उसी पर ये सफाई कुछ देर में आएगी। जो भी सफाई आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे और इस खबर पर हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए।